मेरे प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आज अपने द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द करियर हब से आज फंडामेंटल राइट के नेक्स्ट सीरीज को लेकर आया हूं। जिस तरह इसके पहले के सीरीज में मैंने पढ़ा था और पढ़ाया था कि किस तरह क्या होता है और नहीं होता है, आज से हम लोग आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे और आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या है। जबकि आपको ऐसा लगता है बहुत सारे एसएससी के बच्चों को कि इसमें क्या है, तो इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें सिर्फ राज्य की परिभाषा ये इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्या होता है नहीं होता इसके भी देखेंगे। प्लस समता का अधिकार, इस आर्टिकल 12 और 13 ख़त्म करने के बाद तब हम लोग समता का अधिकार पढ़ना शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, चलिए देखते हैं आर्टिकल 12 यानी कि हमारा अनुच्छेद 12। ये अनुच्छेद 12 के बारे में बोला जाता है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, आप क्वेश्चन ये बताइए, इसमें राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो किस सेंस में दी गई है? हमारे स्टेट के लिए नहीं सर, यहाँ पर स्टेट के साथ हमारे देश को भी एक राज्य के नाम से घोषित किया जाता है। यानी राज्य का कहने का मतलब ये हुआ एक राष्ट्र। यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे। इस परिभाषा के अंतर्गत हमारे कुछ भाग दिए गए हैं, राज्य के अंतर्गत कुछ दिए गए हैं, जैसे संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका की अगर हम बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका में क्या आता है और क्या नहीं आता है। संघ, जिसमें आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाते हैं, क्या बहुत सारे संस्था आ जाती है, हर तरह की संस्था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करती है, कानून बनाने का, सब चीज़ करने का, राज्य में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे चीज़ को देख रेख करने का काम उसका होता है। बट उसी में दूसरे भाग में हमारा आ जाता है ये राज्य। तो राज्य में यहाँ पर कौन कौन से भाग आ जाएंगे? जैसे मैं एक चीज़ मैं यहाँ आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे जैसे लोकसभा भी आ जाएंगे, राज्यसभा भी आ जाएंगे, मतलब एक तरह से संसद आ गए। यहाँ पर हम लोग लिखें तो विधानसभा एवं विधान परिषद आ जाता है। इसके बारे में हम लोग को इसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा में इन लोगों के, यानी कि सरकार का काम होता है कि राज्य के हर एक व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें तीसरे भाग में दिया गया स्थानीय निकाय, जो हमारा कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के नाम से फेमस है, जिसे कहा जाता है स्थानीय निकाय, जैसे पंचायत, नगर निगम, जिला बोर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं जिला बोर्ड। इस तरह के बहुत सारे, यानी पंचायत जो ग्रामीण स्तर पे होता है, नगर निगम जो शहरी स्तर पे होता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसी के बाद हमारा जो चौथा लेवल होता है वो कहता है सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थान, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाए या सरकार के तरह ही वह वर्क करती है, उसे अर्ध सरकारी कहते हैं, यानी गवर्नमेंट एंड द सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे LIC। LIC आपको पता होगा क्या है LIC का फुल फॉर्म क्या है? पहले सोच के इसका कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा LIC के फुल फॉर्म का। ठीक है, ONGC, सेल, RBI, हमारा पुलिस, रेलवे, इस तरह के आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी भी हम अगर देखें तो यहीं आ जाते हैं। बट इस पूरे राज्य के परिभाषा में कहीं पर भी न्यायालय का जिक्र नहीं किया गया है। न्यायालय का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर यह बोला गया है कि न्यायालय राज्य नहीं है, न्यायालय राज्य नहीं है। क्या बोला गया है कि न्यायालय राज्य नहीं है, लेकिन प्रशासनिक राज्य है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये था हमारा आर्टिकल 12। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 में बताया क्या गया है कि फंडामेंटल राइट जो हमारा है, जो मौलिक अधिकार है, उसमें केंद्र सरकार जो है उसके उल्लंघन के लिए कोई भी विधि नहीं बना सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की कानून नहीं बना सकती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने लिखा है कि केंद्र सरकार कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। यानी कि केंद्र सरकार कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। अब देखिए इसमें कुछ है, कहते हैं जब मान लिया जाए केंद्र सरकार एक कोई कानून बनाती है, केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और उस कानून को वो बना तो देती है, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उससे हनन होने लगता है। जब हमारे फंडामेंटल राइट को जब नुकसान होता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि तो ऐसी कानून क्या मानी जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी कि वह जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है वह कानून समाप्त हो जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी, उसका कोई भी वैल्यूशन नहीं होगा, उसका कोई भी वैल्यूशन नहीं होगा। उसी में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर कहता है मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाने वाले प्रावधान शून्य होंगे। फिर से समझ लीजिए, दूसरा क्या कहता है, मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाने वाले प्रावधान शून्य होंगे। यानी किसी भी प्रकार के किसी भी प्रावधान को नहीं लाया जा सकता। आर्टिकल 13 इसकी रोकथाम करता है, या फंडामेंटल राइट्स को हम कम भी नहीं कर सकते हैं। कहता है क्या, मौलिक अधिकार से असंगत, यानी मौलिक अधिकार तो कुछ नहीं मिल रहा है, या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां भी क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। यानी सिंपल सा अगर हम लोग बात कर लें तो मौलिक अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां भी शून्य होगी। क्लियर है, और कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 12-13 तो था, ये एक बेस पॉइंट्स था। अब हम लोग जो संविधान में हमारे जो 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में पढ़ने शुरू करते हैं, जिसके बारे में आपको पहले मैं क्लास में बता चुका था। आज स्टार्ट भी उसे करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम लोग समता के अधिकार के बारे में, राइट ऑफ इक्वालिटी, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 आता है। 14 से 18 आता है। हम लोग बोल रहे हैं क्या, समता का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी बात समता या सामान्यता, यानी कि एक बराबर सबको अधिकार प्रदान किया गया है। वह उसके बारे में वर्णन आर्टिकल 14 से 18 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 14 से 18 में वर्णित किया गया है, जिसके बारे में अब हम लोग एक एक कर आर्टिकल्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। जैसे में हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, सबसे पहला इस समता के अधिकार में, जिसका नाम है, जिसको हम लोग कह सकते हैं विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या हुआ, विधि का मतलब हो गया कानून। विधि का मतलब क्या हो गया, कानून। कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति एक समान है। हर एक व्यक्ति एक समान है। इसके लिए सरकार, इसके लिए ही मैंने एक चीज़ यूज किया, सरकार भारत के सभी
राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति, क्या फिर से सुनिएगा, सरकार भारत के सभी राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी सिंपल सा है, राज्य किसी को समानता संरक्षण प्रदान करना या उसको एक समान संरक्षण देना, कानून के सामने भी जाए तो उसको गरीब अमीर का भेदभाव नहीं देखते हुए उसको आगे बढ़ाना, अमीर है तो उसका अलग। पहले के हमारा देश जब संविधान जब देश में लागू हुआ था उस समय देखा जा रहा था, उससे पहले भी, कि हमारे यहाँ विधि के समक्ष समानता थी। जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज ख़त्म हो गई है, आज भी विधि के समक्ष समानता सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा संविधान लाने की बार बार कोशिश कर रहा है। आज 1950 से लेकर आज तक विधि के समक्ष समानता नहीं आई है। क्यों? कि कोई जो पैसे से है वो हर जगह सेफ है, जो पैसे से नहीं है वो हर जगह अनसेफ है। बट गवर्नमेंट कहती है कि समानता है, लेकिन जब विधि के समक्ष समानता है जब हम कोर्ट में जाते हैं तो जब हमारा जब किसी तरह का फैसला होता है, चाहे हमारे साथ किसी प्रकार का न्याय किया जाता है, तो उस समय ये नहीं देखा जाता है कि आप हो क्या, आप बड़े हो या छोटे हो, इससे मतलब नहीं होता है। आप अमीर हो या गरीब हो, आप छोटे जात के हो या बड़े जात के हो, आप क्या हो, इससे मतलब नहीं होती है। मतलब इससे होता है कि व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान समता मिले, यानी समानता मिले, विधि के समान संरक्षण मिले। यानी विधि का मतलब पहले बोले थे विधियों के समान संरक्षण, उसमें उसको संरक्षण मिले, वो सेफ फील करे कि मैं सेफ हूँ। अब ये दोनों लाइंस को अंडरलाइन करने का रीजंस भी है कि ये दो जो शब्द है, ये दो शब्द दो देश से लिया गया है। जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, नीचे दो पद कर मैं आपको इंडिकेट किया था, जिसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। कहाँ से लिया गया भाई? तो ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन इसी में विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, फिर से सुन लें। विधि के समक्ष समानता, कितनी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरह आ जाएंगे कि विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है, तो क्या करेंगे? सोचेंगे नहीं, दम समानता, ओ समानता है यहाँ कहाँ, तो ब्रिटेन चल जाना है। आज तो अब संरक्षण, तो संरक्षण जैसे ही शब्द का यूज हो तो यूएसए चल जाना है। क्लियर है? इस पूरे पॉइंट्स में आर्टिकल 14 है। फिर से आर्टिकल 14 एक बार सुन लेंगे कि राज्य भारत के सभी राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के साथ सरकार किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करेगी, सबके साथ एक बराबर इक्वलिटी कानून से फैसला करेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। तो आर्टिकल 15, सबसे बड़ी बात, हमारे देश में आज़ादी से पहले धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, आज़ादी के पहले भी नहीं बोल सकते हैं, अभी कुछ साल पहले तक भी इस सब के नाम पर रंग एवं मूल, वंश के आधार पर राज्य का तो बात उस समय नहीं थी, लेकिन व्यक्ति जो थे वे एक दूसरे से भेदभाव करते थे। आप अपने बूढ़े बुजुर्गों को देखे होंगे कि गांव में होता था, शहर में होता था, तो जाति के नाम पर होते थे, वो इस कास्ट का है उससे दूर रहो, ये है वो रहो। पहले के ज़माने में बहुत सारे ऐसे थे। ब्राह्मण का भी देखा जाता था कि अगर किसी शूद्र से टच हो जाते थे तो वो बार जाकर नहाते थे, जैसे कि कुछ ने सांप ने डस लिया। तो इस तरह के चीज़ को देखा जाता था। उसी तरह हमारे बहुत सारे कास्ट थे जो अपर कास्ट अपने आप को समझते हैं, उस समय के रूढ़िवादी सोच से ग्रसित थे। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे इनकी सोचों में बदलाव आ रहा है और सरकार की मेहनत कुछ हद तक तो कारगर हुई है।
जिसके कारण ही बोला जाता है कि जाति, धर्म, लिंग, रंग, मूल, वंश के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, रंग एवं मूल वंश के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बीच, अपने नागरिकों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। रियलिटी है, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है। उसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग, भेद, वंश, इस आधार पर उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी भेदभाव का ही देन है कि आज के डेट में जो हरिजन कास्ट के लिए लॉ एक्ट बना, बहुत सारे कास्टों के लिए लॉ एक्ट बना है, जो एक कहा जाता है कि बैकवर्ड क्लास में है और उनको किसी प्रकार का अगर हार्म पहुंचाया जाता है तो आपके खिलाफ अगेंस्ट केस किया जाता है। तो ये सारे जो लॉज हैं, ये सारे लॉज का यूज़ किया जाता है। और इसी लॉ आने के बाद हमारे मन में उससे थोड़ा सा बदलाव आया। शहर में तो खैर अब तो ऐसा देखा भी नहीं जाता कि ऐसा कोई भेदभाव जल्दी नज़र नहीं आता है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां ये भेदभाव देखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। कहता है कि सार्वजनिक नियोजन में यानी गवर्नमेंट जॉब में सबको अफसर की समानता दी जाएगी। सार्वजनिक नियोजन में सबको अफसर की समानता दी जाएगी, यानी कि सार्वजनिक नियोजन यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉयमेंट में सब एक बराबर है, सबको एक बराबर जॉब मिलेगा। लेकिन नीचे देखिए बहुत अच्छा से शब्दों में लिख दिए हैं परंतु करके कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि इसमें हमारे SC, ST एंड OBC आ जाते हैं जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर हम इसको सिंपल सा अगर वर्ड में बोले तो सरकारी नियोजन में, सार्वजनिक नियोजन में अफसर की समानता है एक्सेप्ट SC, ST, OBC को छोड़कर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये था हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 में बोला गया है अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 17 क्या बताया गया? छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है कि छुआछूत का अंत कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब छुआछूत का अंत की करवाना क्यों जरूरी था? पहले छुआछूत का बहुत ज़्यादा दौर था। इसे भारत संघ अधिनियम 1955 के तहत इसे लाया गया। ज़रूरी भी था क्योंकि भारत में छुआछूत कुछ ज़्यादा व्यक्ति मानने वाले थे, जैसे कि छुएंगे तो मैले हो जाएंगे। अब जैसे हमको कोई अभी छू दे तो हम मैला हो जाएंगे? नहीं ना होंगे। इसी तरह ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन आज के डेट में इसका अंत किया गया है, रियलिटी है। अब हमारी बात आ जाती है आर्टिकल 18, जिसमें कहा जाता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब ये है कि उपाधि जो ब्रिटिश सरकार देती थी, जितनी उपाधियाँ ब्रिटिश सरकार ने दी थी, जितनी उपाधि ब्रिटिश सरकार के बाद कोई भी गवर्नमेंट अगर इंडिया के किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी देश का व्यक्ति अगर भारत में रह रहा हो, उसको किसी भी प्रकार की उपाधि अगर प्रदान की जानी है तो उसके लिए उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से परमिशन मिलनी जरूरी होती है। मान लिया जाए राम ने बहुत अच्छे कार्य किए और उसे एक शेर बिहार इस तरह का टाइटल देने के लिए सोचा जा रहा है, तो क्या बिहार सरकार उसे डायरेक्ट दे देगी? नहीं, उसे देने के लिए भी उसे टाइटल के लिए परमिशन फॉलो करना होगा प्रेसिडेंट का। किसी विदेशी व्यक्ति को किसी प्रकार, विदेशी गवर्नमेंट हो चाहे जो हो, अगर वो भी देना चाहे
उसे भी फॉलो करना होगा भारत के राष्ट्रपति के इंस्ट्रक्शन का। अगर वहाँ से परमिशन मिलता है तो वो ये चीज़ को फॉलो करेगा, एंड अदरवाइज उसे वो उपाधि नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि उपाधि लेने के लिए हमें राष्ट्रपति की परमिशन ज़रूरी होती है, वो भारत का व्यक्ति हो या भारतीय मूल जो बाहर में रह रहा हो या विदेशी व्यक्ति जो भारत में कार्य कर रहा हो और उसे उपाधि देना है तो भी भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इसमें से 2 सेक्टर को छोड़ दिया गया है, सेक्टर नंबर 1 शिक्षा और सेक्टर नंबर 2 रक्षा। शिक्षा और रक्षा इन दोनों को कहा गया है कि इससे बाहर रहिए। रियलिटी है शिक्षा एवं रक्षा को इससे बाहर रखा गया है। शिक्षा अगर आप कर ले रहे हैं MBBA, भैया अब MBBS बन गए, PhD कर लिए तो अब डॉक्टर लगाने के लिए क्या जाइएगा, हेलो राष्ट्रपति सर क्या मैं डॉक्टर की उपाधि लगा लूँ। इंजीनियरिंग कर लिए तो इंजीनियर की उपाधि लगाने के लिए आप जाइएगा नहीं ना, इसी कारण इसे यहाँ से हटाया गया। उसी तरह हमारे रक्षा यानी डिफेंस लाइन में आता है, जिसमें किसी भी रैंक में पहुँचने के लिए व्यक्ति को क्या राष्ट्रपति परमिशन चाहिए, नहीं। जैसे अब मेजर, कमांडर, इस तरह के पोस्ट, SP, DSP, पुलिस, हवलदार जो भी बने, वो उसका रेंज जो हो उसके लिए भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आज समता के अधिकार जो टॉपिक था उसे मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, इसे आप देखें और देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके अपने सजेशंस दें, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन और अच्छे वीडियोस बनाएं। मैं चाहता हूं कि कोविड के इस दौर में आपका साथ मैं ना छोड़ूं और हमेशा निरंतर कोशिश यही रहती है कि यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।